सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में जो माशी अदम इस्तेहकाम है उसकी हम बात कर लें या फिर माशरती या किसी और किस्म का अदम इस्तेहकाम, सभी जो ये अदम इस्तेहकाम है इनका ज़िम्मेदार सियासी इस्तेहकाम को करार देते हुए इसे दीवाना वार तलाश कर रहे हैं। किसी के हाथ में कह लें कि सर्च लाइट है, किसी ने नाइट विजन दूरबीन थाम रखी है और सब यूँ इसे ढूंढ रहे हैं कि जैसे यहाँ सियासी इस्तेहकाम आया नहीं और मुल्क के हालात बेहतर हुए नहीं। खुदा करके इलेक्शन के बाद एक मुंतखब हुकूमत बनी थी और उम्मीद हुई थी कि अब सियासी इस्तेहकाम को आने से शायद कोई नहीं रोक सकेगा, जिसके बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम और फिर इससे जुड़े तमाम मसाइल गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि रियासत के 4 सतूनों में से एक सतून ने लरजना शुरू कर दिया। अच्छा, अदलिया का वकार सब पर वाजिब है। जज साहिबान की इज्जत तौकीर पर किसी को उंगली उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, लेकिन अदलिया ही की जानिब से अदालती फ़ैसलों को पब्लिक प्रॉपर्टी करार देकर उस पर मिलने वाली जो रायज़नी की इजाज़त से फ़ायदा उठाते हुए मैं यह कहना चाहूँगी कि मखसूस नशिस्तों के जो अदालती फ़ैसले हैं उन पर सभी अब तक हैरान ही नहीं बल्कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि मोहतरम अदलिया ने PTI को आखिर किस खाते में ये नशिस्तें बख्श दी हैं। अदालत तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी और जजेस के सामने जो दलाइल के अंबार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला लगा रहे थे और फिर मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ कर दिया। इस सवाल का जवाब सब तलाश कर रहे हैं। अब इस वक्त भी आइनी जो माहिरीन हैं, आपको याद होगा उन्होंने जो राय दी थी इस हवाले से उन्होंने कहा था कि जी अदलिया ने पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल किया है। ये फ़ैसला आइन को असर नौ लिखने जैसा है और इसके बाद फिर वही हुआ जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। जवाब में पार्लियामान ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का आगाज़ कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया और PTI की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मुस्लिम लीग नून ने अपने बिल का दिफा किया और मामला जो है वोटिंग पर ठहरा। फिर वोटिंग हुई और बिल की हिमायत में 6 और मुखालिफत में 4 वोट आए। JUI की जो शाहिदा अख्तर साहिबा हैं उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और पीपल्स पार्टी भी आपको पता है कि कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। यूँ फैसला हुकूमत के हक़ में हो गया और इन तरामीम के बाद PTI के जो अरमान हैं उन पर फ़िलहाल ओस पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली तरमीम में जीतने वाले जो आज़ाद रुकन है उसको 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाद कोई आज़ाद रुकन किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। दूसरी जो तरमीम है उसके मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाई उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, यानी सुन्नी तहरीक तो फारिग। अब ये दोनों तरामीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि आइन को रीराइट करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान के पास है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है या फिर आइन के मुताबिक फ़ैसले दे सकती, मगर आइन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बदकिस्मती से ऐसा होता दिखाई दिया। यकीनी तौर पर यह पेचीदा सूरत हाल खुशकुन नहीं है कि हमें जिस सियासी इस्तेहकाम की तलाश है वो हाथ आता फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बहरान के बाद फिर एक और बहरान और फिर एक और बहरान कतार में खड़ा है और मईशत हम देख रहे हैं कि बैठती चली जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद अली गौहर बलोच साहब, अमीरुल अजीम साहब और दानियल अजीज़ साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं अमीर साहब से शुरू करना चाहूँगी। सभी लोग परेशान हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं और बिजली के बिलों के हवाले से, बल्कि मैंने बाकी लोगों को कहते हुए सुना, रोते हुए देखा लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं हम इस बार बिजली के बिल दें, बच्चों की फ़ीसों का इंतज़ाम करें, क्या करें। आप लोगों ने धरना दिया, अवाम के मुतालिबात के लिए दिया, मुतालिबात भी आपने सामने रख दिए। उम्मीद है कि मुतालिबात मंजूर होंगे? मेरे ख्याल हालात इसकी तरफ जा रहे हैं कि बिल आखिर ये मुतालबात मंजूर करने पड़ेंगे, वो अच्छा। हमसे करें या किसी और ज़रिए से करें। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले ये एक लोअर मिडिल क्लास का मसला था, लोगों ने फिर अपने पंखे बंद कर दिए, बिजली बहुत कम इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और ये बता रहे हैं कि डिमांड भी जो है ना वो कम हो गई। फिर ये मसला बन गया मिडिल क्लास का। वो बहरहाल AC बंद नहीं कर सकते, बच्चे आदी हो गए हैं, पढ़ना है उन्होंने,
तो वहाँ ये हुआ कि लोग फिर अपने जेवर बेच के या कोई चीज़ घर की बेच अच्छा के। सॉरी, तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास लोग भी अब क्या कर रहे हैं कि वो भी एसी मखसूस घंटों में चलाते हैं, रात को सोते हुए चला लिया, जब मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो बंद कर दिया। अच्छा, फिर बहरहाल ये मिडिल क्लास ने भी किसी न किसी तरीके से जो है वो अरेंजमेंट किया और लोग अपने आप को बेच कर या अपने आप को जो है ना वो आदी बनाकर गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा मसला आ गया है इंडस्ट्री का। आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, जिस यूनिट के ऊपर बिजली आप फरोख्त कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर कोई कारखाना चल नहीं सकता, आप कंपटीशन में जा नहीं सकते। तो बेरोजगारी अलग फैल रही है, बड़े बड़े जो है ना वो आप समझ लीजिए कि हाउसेस जो है वो बंद हो रहे हैं जो अरसा दराज से ये काम कर रहे थे। हाँ, किसी पास कोई दूसरा सोर्स है, कोई रियल स्टेट के अंदर है तो वो शायद इंडस्ट्री चला रहा है, और जो रियल स्टेट पे नहीं है वहाँ बेरोजगारी फैल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है ना वो मुल्क का बन गया हुआ है, ये सिर्फ अब एक मिडिल क्लास का मसला नहीं बन गया। तो इस रेट के ऊपर आप इस बिजली को फरोख्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो हुकूमत हमारी इस धरने को बुनियाद बनाकर रिकन्सिडर करे, लागत कम करे, और हो सकती है ऐसा मसला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं या कुछ इजारादार लोग हैं कि जिन्होंने मार्केट अपने कब्जे में ली हुई है, उनसे पहलू तही करते हुए रियल रेट की तरफ जाएं। बस सूरत दीगर मैं तो देख रहा हूँ कि फिर ये एक सिविल नाफरमानी की तहरीक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जी, वो नईमुर रहमान साहब ने बोला भी है ना कि इसको हम फिर हुकूमत हटाओ तहरीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हुकूमत हटाओ तो बात की बात है, जैसे अभी आपने देखा कि कश्मीर में भी ये इश्यूज जो है वो बने और फिर वहाँ भी पब्लिक बाहर आई, और उसका नतीजा फिर यही है कि आप या तो उनकी बात को मानेंगे वरना फिर आपको फारिग होना पड़ेगा। दानियल अजीज़ साहब, पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आप भी वजारतें संभालते रहे हैं, नून लीग के मिजाज को भी समझते हैं अच्छे तरीके से, क्या वजह है कि क्या वाकई सही तरीके से हुकूमत नहीं चल रही है जो ये मुतालिबात लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे याद है कि इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा कहा गया था कि जी जो मुफ्त बिजली है इतने यूनिट्स हम फ्री देंगे, लेकिन फिर वो वादा वफा नहीं हो सका। उसमें तो खैर नैब के हवाले से भी बात की गई थी कि नैब के इदारे को शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी देख लें हाल ही में कि वो जो 90 से 14 दिन का वो किया गया था कि जी 14 दिन आप तहवील में रख सकते हैं किसी को, अब वो 30 से 60 दिन, ये भी एक तजाद ही सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे में तो हुकूमत फिर अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। जी, बहुत मेहरबानी मधु करने का, और मैं ये इब्तिदा में कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई हैं जमात इस्लामी से आपके प्रोग्राम में शामिल हफीज साहब और जो अमीरुल अजीम साहब जी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जी, और इनके तमाम जो साथी हैं, मैं सबसे पहले इनको सलूट करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही दलेरी का और बर वक्त और हिम्मत का फैसला करके अवाम के मसाइल की अक्कासी की है। और इतना इन हालात में और इन दिनों में जबकि सबको मालूम है क्या हो रहा है पाकिस्तान में बिहाइंड द सीन्स, ये सब करना मेरे ख्याल में ये इनको जो है ना एजाज़ जाता है, और बहुत मेरे पे इनका रोब भी पड़ा है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने ये काम किया। और अल्लाह ताला इनको और ताकत दे, इनको और जो है ना आगे बढ़ाए, और मेरे से अगर ये कोई मतलब इनकी मदद हो सकती है तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। बहुत अच्छा किया इन्होंने। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जब ये अपना चार्टर प्रेजेंट करते हैं, वो 10 नुकाती जो डिमांड्स की इन्होंने की, वो मैंने सारा पढ़ा है, उसमें सिर्फ ये है कि अगर ये थोड़ा सा जो सिमत है सॉल्यूशंस की, देखें पाकिस्तान में FBR में और एनर्जी सेक्टर में जो ये डिस्कोज है हमारे, इनमें दोनों सेक्टर्स में ये अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए, और दोनों में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दी गई है, यानी मार धार के आप लोगों को सस्पेंड कर दें, पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दें, डिसमिस कर दें सर्विस से, पर्चे दे दें, मीटर उतार के ले आएँ। ये जो इन्होंने किया FBR में सीनियर अफसर सारे निकाल दिए, फिर कुछ को जो है ना वो तमगे दे दिए, फिर अगले हफ्ते फिर सीनियर को निकाल दिए, फाइनली अब चेयरमैन FBR ने भी अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया। सो कहने का मकसद ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कभी भी कामयाब नहीं होगी, और पाकिस्तान में आखिरकार इन महकमों जो गले सड़े महकमे गल सड़ गए हैं, इनको हमें रेजरेक्ट करना पड़ेगा, इनको असरे नौ इनकी तामीर करनी पड़ेगी ताकि हम इनसे वो काम ले सकें जिसके लिए बनाए गए हैं। और जब तक वो नहीं होगा, ये चेपियाँ लगा के, जैसे अभी 50 अरब का अनाउंस कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने, और इन्होंने कहा कि जी 3 माह के लिए मैं 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देता हूँ। फर्ज करें 3 माह ये और बढ़ा देते हैं, तो क्या ये हल है? ये हल नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटी चार्जेस जो है, ये सारे का सारा बिजली का मामला ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये कोई
कॉन्ट्रैक्टिंग का मामला है, यानी ये उन मुआहदों के बीच में इसका कोई राज है। ऐसा नहीं है, वो मुआहदे जरूर करप्शन की बुनियाद पे होंगे, वो जरूर उसमें गलतकारी होगी, उसमें हीट एक्सचेंज का भी उनका ऑडिट भी होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए, वो सब कुछ है। मैं नहीं उसको मतलब मेरे से ज्यादा और कौन चाहता है वो काम। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कैपेसिटी चार्जेस तब बरूए कार आते हैं जब आप बिजली नहीं उठाते, और बिजली हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमारे डिस्कोस में जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर चोरी हो रही है, और उस चोरी, वो बिजली जो भेजी जा रही है वो भी चोरी हो रही है, और जो नहीं भेजी जा रही वो भी चोरी की वजह से नहीं भेजी जा रही। सो बुनियादी तौर पर ये मामला कॉन्ट्रैक्टिंग का नहीं है, क्योंकि अगर वो बिजली आप भेज दें तो आपके कैपेसिटी चार्जेस तो ऑलमोस्ट नील पे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो 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 मांग है बिजली की, वो जो ये जो प्लांट्स हैं जो बना रहे हैं ये तकरीबन बराबर है। सो कहने का मकसद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, और कोई भी गवर्नेंस का प्रॉब्लम इंसेंटिव्स के बगैर आप नहीं हल कर पाएंगे। तो ये जब भी इनके माहिरीन माशियात, मैंने सुना है कि वो भी जाते हैं इनके साथ इन मुज़ाकरात में, जो शायद अभी मुलतवी हो गए हैं या इब्तिदा होगी उनकी, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जब ये महसूस करेंगे तो लियाकत बलोच साहब मुझे बड़ी तरह जानते हैं, बल्कि हम इकट्ठे जमात इस्लामी के साथ मिलकर जीवे पाकिस्तान में भी हमने मुकामी हुकूमतों को बचाया था, तो मतलब सारे मेरे दोस्त ही हैं, तो जब ये थोड़ा सा उनको फुर्सत होगी फिर बैठ के ये बात कर लेंगे। अच्छा जी, अली गौर बलोच साहब, आप लोग इस धरने को कितनी संजीदगी से देख रहे हैं? ये जो मुतालिबात हैं, क्या ये मंजूर करने की पोजीशन में हुकूमत है भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पुरअमन एहतजाज या आवाम के जो मसाइल हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पुरअमन तरीके के साथ उनके ऊपर रोशनी डाले और उसके लिए आवाज़ उठाए, तो ये तो एक जमहूरी तरीका है, उससे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन बशर्ते कि वो पुरअमन हो और उसमें किसी किस्म का इंतशार वाला अंसर ना हो। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो IPP का आजकल एक बड़ा मतलब है सिलसिला चल रहा है, मेरे दानियाल भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये तो खुद उस वक्त काबीना में भी शामिल थे उस हुकूमत के, कि जब बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और ये IPP के एग्रीमेंट को सिर्फ PMLN ने नहीं, ये तो साबका तमाम हुकूमतों ने किए हैं। और जाहिर है कि उनकी शराइत कुछ, जाहिर है जब आप बिजली पैदा करने के कारखाने लगवाते हैं तो उनकी शराइत भी अब ऐसी हैं कि जाहिर है कि उससे जब डॉलर की कीमत बढ़ी है तो फिर आवाम के ऊपर बोझ आया, जाहिर है बिजली के बिल बढ़े, रेट्स बढ़े, ये मसाइल हैं। लेकिन इन मसाइल की असल जड़ तो वही है कि जब बिजली पैदा करने के कारखाने हमारे वक्त में लगाए गए थे तो उस वक्त तो 5.5 रुपये 6 रुपये तक बिजली का यूनिट था। तो ये जब एक 18 के बाद एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाकर एक तजर्बा किया गया और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए, और उन कर्जों के बाद कोई पाकिस्तान में ना मेगा प्रोजेक्ट किया गया, ना उन मसाइल को एड्रेस किया गया, बल्कि वो उस हुकूमत की मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से वो हम पर बोझ भी पड़ा, और जाती दफ़ा वो ये भी कह कर गए कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। और उसके बाद IMF को खतूत भी लिखे जाते हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। और ख़ास तौर पर जब 9 मई जैसे वाक़यात हो जाएं और उसके बाद उनकी बरीयत और उसके बाद उनकी सहूलतकारियाँ और उसके बाद उनकी ज़मानतें और वो सिलसिला भी शुरू हो जाए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो शबाना रोज़ इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए एक एफर्ट कर रही है। ज़ाहिर है एक निगरान हुकूमत का भी टाइम था दरमियान में, और उसके बाद अब रिफॉर्म्स भी की जा रही हैं। अब जो छोटा हमारा कंज्यूमर है उसको सोलर देने की भी प्लानिंग कर ली गई है, जिसमें मरकज़ में और पंजाब में दोनों जगह पर फंड किए गए हैं, रखे गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को एड्रेस किया गया है। इन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में और उनके समरात आने में कुछ टाइम ज़रूर दरकार है। लेकिन जाहिर है कि कोई इस तरह से मायूसी फैलाना भी कोई मुनासिब नहीं है। जाहिर है हम मेहनत कर रहे हैं, मसाइल की निशानदेही भी हो रही है। जिस तरह से अमीरुल अज़ीम साहब बैठे हैं, जमात इस्लामी का यकीनी तौर पर एक एफर्ट है कि उन्होंने अवाम के मसाइल पे बात की है, लेकिन ये मसाइल किससे ढके छुपे हुए तो नहीं है। हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी ढके छुपे हुए नहीं है, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों से भी कोई ढके छुपे हुए नहीं है। लेकिन हम भी इसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है IMF से जो कर्जे लिए हुए हैं वो पाकिस्तान के मसाइल को का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े अच्छे तरीके के साथ उसका इदराक है,
और उन चीज़ों में रहते हुए, उन लिमिट्स में रहते हुए, उन बाउंड्रीज में रहते हुए हमने मसाइल को हल करना है ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि एज हुकूमत के हम आज ही कह दें, कोई पॉपुलर ऐलान कर दें जी इतनी यूनिट बिजली कम हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतें आपको पता है कि बढ़ी भी हैं, अब कम भी हुई हैं, कुछ दिन पहले भी कम हुई हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर और सोलर का अरेंजमेंट किया गया ताकि आम आदमी पर बोझ कम पड़े, लेकिन उन तमाम चीज़ों को आवाम तक पहुँचाने में कुछ टाइम दरकार है और आवाम की रिलीफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन कोशिशों को इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जहाँ पर ये क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पर ये तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिल कौम हमें आगे बढ़ना है। हमने तो उस वक्त भी मिसाके मईशत की बात की थी जब हमारे ऊपर छोटे मुकदमात बनाए जा रहे थे। टाइम की बात की है ज़रा, ठीक है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। और दानियल अजीज़ साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये दो बड़े इदारे कह लें जो आमने सामने खड़े हो गए हैं, अदलिया, पार्लियामेंट, इस पर मैं आपका कमेंट लूँगी और बाकी मेहमानों से भी इस पर बात करेंगे और भी और कुछ अहम इशूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। दानियल अजीज़ साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो अदलिया का फैसला, अदालत का फैसला आपके सामने था मखसूस नशिस्तों को लेकर, उस पर अब पार्लियामेंट ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट को भी इख्तियार है। और उस वक्त भी मुझे याद है कि कुछ लोगों का ये कहना था, आईनी माहिरीन का, कि शायद ये पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। बहरहाल एक बहस हो रही है कि अदलिया का इख्तियार है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। अब पार्लियामेंट ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है, क्या देख रहे हैं आगे फिर आप? जी, मैंने ये सुना था एक हुकूमती कमेंटेटर को एक प्रोग्राम पे, वो कह रहे थे कि इसका जो लॉ इन्होंने जो बनाया है, अभी शायद मेरे ख्याल में सेनेट में से वो पास होना है, तो अभी तक तो वो लॉ नहीं बना, लेकिन जो ड्राफ्ट है उसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको इफेक्टिव कर रहे हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत केस लॉ है और ये बात ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन में आएगी और एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा अदलिया का और पार्लियामेंट के दरमियान, जिसमें ये कहना चाहेंगे पार्लियामेंट जो है कि हमने जो कानून बनाया है वो आपके जो पहले फैसला हो चुका है उसके ऊपर भी ये लागू होगा, जबकि कानून इसका साथ नहीं देता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में हम फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अदलिया का और इंतजामिया का एक तनाज़ा चल निकला था और वो वज़ीर आज़म साहब को बार बार मुखातब करके कहते हैं कि जी ये जो हमारे जजों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये जो डिवाइसेस लगाई गई हैं उनके घरों में और उनके मुख्तलिफ और किस्म की जो है ना सिफारिशात की भरमार का सामना करते हैं, तो ये एग्जेक्टिव को रोकना चाहिए। और फिर उनके को रिश्तेदार उठा के ले गए या पता नहीं किस तरह की जो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, तो अदलिया तो तमाम तकरीबन उस पर एक इकट्ठी हो गई और एक मौक़िफ़ अपना लिया उन्होंने। तो इसी तरह से जब आप सीनियर अदलिया के पास जाएँ तो वो ये बात करके काजी साहब ने टाल दी कि जी मेरे दौर में नहीं हो, ये पहले की बात है, अब उनके दौर की भी आ गई है। सो सवाल ये पैदा होता है कि अब इधर होना क्या है? इधर अगर ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी तो इसमें वाज़ेह तौर पर ये जो फैसला आया है फुल कोर्ट का, इसमें तकरीबन मेजॉरिटी जजेस जो हैं मासवाए 3 वो सारे एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे। उनमें से भी जो 2 थे वो कहते थे कि जी आप ये इलेक्शन कमीशन का मामला ही उनको फैसला करना चाहिए। उन्होंने मतलब काजी साहब का इतना साथ नहीं दिया अपने जो डिसेंटिंग नोट्स थे। तो इसमें फिर जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि अदलिया एक तरफ इकट्ठी नज़र आ रही है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि अब पार्लियामेंट ने ये कर दिया है। अब आने वाले दिनों में अगर फर्ज करें उसको इम्प्लीमेंट करके तो ये काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश करते हैं, ये कह के कि दर हकीकत इस कानून के तहत हमारी 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो बरकरार है, यहाँ ये जो 2 तिहाई अक्सरियत है ये फलाने जमात में से को फॉरवर्ड ब्लॉक बना के या उनका सहारा लेकर तो हमने पूरी कर दी है, तो अब हम आईनी तरमीम भी कर रहे हैं। तो ये मामला फिर आगे गहरा भी होता जाएगा, बढ़ता भी जाएगा। तो बेहतर ये है कि कूलर अप्रोच इस चीज़ को लिया जाए। अब सारों को पता है कि वो लोग चाहे वो 41 हैं चाहे वो 39 हैं कि वो PTI के हैं। अब ये हीले बहाने हैं कि जी आपने वो लिख के नहीं दिया फलानी तरीक को और इस तरीक को नहीं, और भाई आप क्या आपके जमात में जो लोग मौजूद हैं वो चूँकि इलेक्शन हमने नहीं माने तो लिहाजा ये पता नहीं कि ये तस्दीक कौन करेगा। और भाई आप जाके उस वक्त की जो PTI की वेबसाइट है वो देख लें, अगर उस हल्के में उस बंदे को वो निशान मिला हुआ तो ऑब्वियसली वो PTI का कैंडिडेट था, कोई इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोनॉमी के ऊपर जो फोकस होना चाहिए ना उसको ये
बैठाता चले ठीक है, रहेगा, अली गौहर साहब, ठीक है जी, अली गौहर साहब, ये फिर आप अपने आप मुश्किलात खड़ी करना चाह रहे हैं पीटीआई के लिए, और आप पीटीआई वाले दावा ये कर रहे हैं कि जी आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मुज़ाकरात के हवाले से भी आप लोगों की जो पार्टी है उसका भी क्लियर मौक़िफ़ समझ नहीं आ रहा। जैसा कि अब मुज़ाकरात चाहते हैं खान साहब, लेकिन वो सियासी जमातों से नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जी आप लोग जो इलेक्ट होकर आए हैं तो वो आप लोगों की कोई इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते हैं। फॉर्म 45, 47 की जो बात पीटीआई करती है, आपकी जानिब से भी कभी कहा जाता है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अक्सर इस तरह की बात कर दी जाती है कि जिसमें एक कन्फ्यूजन होती है कि जी इनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। ये क्या अब एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, समझ से बाहर है। बहरहाल पीटीआई की भी स्ट्रैटेजी समझ से बाहर है कि कोई बात वो कर देते हैं, फिर अगले दिन उस बात से मुकर जाते हैं, फिर यूटर्न पे यूटर्न लेते हैं। लेकिन हुकूमत की जो एक पोजीशन है मुज़ाकरात को लेके, वो ज़रा क्लियरली बता देंगे क्या है? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक अभी स्पेशल सीट्स की बात हो रही थी और उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मतलब है कि आइन को दोबारा लिखना, जाहिर है कि इंतहाई अदब के साथ कि जो अदलिया का काम है वो भी तो यही है ना कि कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो जब अगर उनके फैसलों से आइन को दोबारा लिखने की झलक नज़र आए, और ये कोई एक दफ़ा नहीं, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में उसको आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दिया गया। फिर इसी तरह से जो 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उन लोगों ने अभी तक वोट का हक ही नहीं इस्तेमाल किया, आपने उनको डिस्क्वालीफाई भी, उनका वोट भी तस्लीम नहीं किया और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि हमें आइन तो कहता है कि 3 दिन मिलते हैं तमाम लोगों को। अब क्या पीटीआई को मैंने और आपने जाकर मशवरा देना था कि आप अपनी पार्टी ज्वाइन करें? उन लोगों ने खुद जो था वो सुन्नी तहरीक, वो तो सीट्स मांगने के लिए नहीं गए, और उनको घुमाकर वो सीट्स दे दी गई जो कि उनकी नहीं बनती थी। और जाहिर है जिस पार्टी ने रेट पिटीशन की हुई थी या जो अदालत में गए थे इस इतराज़ को लेकर, उस पार्टी के लोगों को उस पार्टी ने एज अ पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया हुआ। उसके सरबराह ने खुद जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। तो किस तरह से वो मतलब है कि आप उठा के उनकी जेब में डाल दी जाएं वो सीट्स। बहरहाल जिस तरह से पार्लिमान का काम कानून साजी करना है, पार्लिमान को ताले तो नहीं लगाए जा सकते, लेकिन जब पार्लिमान कानून साजी करती है तो कई दफ़ा उनकी कानून साजी के ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर आ जाते हैं और वो केस लटक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो ये जो फैसला मखसूस नशिस्तों का है, चूँकि फैसला आ चुका है तो उसके ऊपर तबसरे किए जा सकते हैं। ये आइन से बिल्कुल खुलेआम जो है इसका तदाद है, कंट्राडिक्शन है इसके ऊपर। तो जाहिर है पार्लिमान का काम है कानून साजी करना, वो कानून साजी करेगी, सामने आ जाएगा। तो उसके लिए आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर पार्लिमान कोई कदम उठाती है चले तो उसमें तो अकेले पीएमएलएन तो नहीं है ना, बाकी पार्टी भी तो। चले मुज़ाकरात वाली सवाल तो अंदर ही रह गया दानिया साहब, उस पे मैं आपका कमेंट। मुज़ाकरात का बड़ा सिंपल ये है कि मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई तो खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। वो तो जाहिर है वो कहते हैं जी नून लीग की तो हुकूमत को कहते हैं मैं मानता ही नहीं हूँ, कहते हैं ये तो वो ये ना असल बात ये है कि वो हमेशा से शॉर्टकट के जरिए इक़्तिदार का असूल चाहते हैं। अच्छा। और वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको कोई ईवीएम मशीनों वाला सिलसिला मिले, कोई उनको शॉर्टकट मिले, जिस तरह से वो 18 में आरटीएस सिस्टम के जरिए आए थे। तो जाहिर है अगर उनकी ग्रूमिंग पॉलिटिकल हो और अगर वो आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हो तो वो कहेंगे ना कि सियासी, वो तो अपने अलावा तमाम पॉलिटिक जो उनके सियासी मुखालफिन उनको चोर और डाकू कहकर पुकारते हैं। तो उनका जमहूरियत पर और सियासत पर तो उनका यकीन नहीं है और उनका साबका तजर्बा भी ये अच्छा, फिर पीटीआई पे बैन लग सकता है इस पार्टी पे, क्योंकि आपके जो वुज़रा हैं वो भी जब टीवी पर आके बात करते हैं तो शवाहिद की बात भी होती है कि भी इनके खिलाफ शवाहिद भी हैं। अब तो ये 9 मई की प्लानिंग को खुद मानते भी हैं कि जी इन्होंने की थी, उस हवाले से तो मीटिंग्स होती रही, वो भी अब ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑडियोज़ वीडियो सबूत सारा कुछ। पहले वो कहते थे कि मैंने तो कहा ही नहीं था, मुझे तो पकड़ा हुआ था। वो मानते हैं बात कि मैंने कहा था, लेकिन पूरा हमने एहतजाज का कहा था, वो आगे जाकर जो कुछ हुआ उसका नहीं कहा था। अब आप लोगों के पास शवाहिद भी हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। रऊफ़ हसन के हवाले से भी बड़ी खबरें बाहर आ रही हैं कि रऊफ़ हसन के फ़ोन का जब फॉरेंसिक हुआ तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि वो कहाँ कहाँ राब्ते में रहते थे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते रहे। तो फिर आप हुकूमत में हैं, जिम्मेदारी हुकूमती पार्टी पर होती है, क्या फिर एक्शन लेने जा रहे हैं आप पीटीआई के खिलाफ? देखिए, बात ये है कि ये जो कहा जाता है कि
जो पीटीआई है इन्होंने मतलब 9 मई के वाक़यात के शवाहिद नहीं, कोई ऐसा टीवी, कोई ऐसा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है जहाँ पर खुले सबूत नहीं आ चुके। तो ये कहना, ये कहकर सहूलतकारी करना कि सबूत नहीं है, मेरा ख्याल है कि यही तो वजह है जब तक पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं हो रहा। इसमें पार्लियामेंट का फिर क्या किरदार होगा? आप लोग क्या आगे कुछ? मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, PML देखिए एक अदलिया का रोल होगा, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कि नून लीग जो आप पार्टी है, अभी आपकी हुकूमत है, आप लोग शवाहिद की बात कर रहे हैं और PTI पे बैन के हवाले से बात हो रही है, आप क्या इसके हवाले से फिर आगे क्लियर सोच रखते हैं? देखिए कोई भी सियासी पार्टी हो उसके लिए डॉक्टर साहिबा बात यह है कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, पॉइंट आ गया, पाबंदी नहीं होनी चाहिए आप कह रहे हैं, बस ठीक है। एक मिनट मेरी आगे बात बाकी में मान देना अली भाई जी नहीं, एक सेकंड, लेकिन वो पार्टी दहशतगर्दी में मुलव्वस ना हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे वो ठीक है। चले फिर आगे चलते, फिर 9 मई को जो हुआ वो फिर आपकी नजर में वो दहशतगर्दी तो थी ना, फसाद भी फैलाया गया, फिर क्या करने हैं PTI के साथ? तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने दहशतगर्दी की है और ये PTI ने खुद भी तो TLP पर पाबंदी, तो आप लोगों ने क्या करना है ना, फिर बताएं ना। नहीं, पाबंदी देखें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर, पाबंदी हमने तो नहीं लगानी ना, अदालतों ने लगानी। हाँ, अदालतों को लगाने चाहिए, वो भी आईनी इदारे। कोई भी पार्टी जो दहशतगर्दी करती है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाती है, हम किस तरह कह सकते हैं कि वो सियासी पार्टी है? अगर कोई भी पार्टी हो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिर्फ PTI, कोई भी पार्टी हो तो उसको उसका खमियाजा भुगतना चाहिए। इस तरह तो पाकिस्तान में अमन कभी भी कायम नहीं होगा। आज एक पार्टी कर रही है, कल दूसरी पार्टी भी। दानियल साहब नहीं, क्या सारा काम इस तरह के मामले में सिर्फ अदालत ही करती है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता? दानियल साहब नहीं, एक पार्लियामेंट एक तरीकेकार है, एक आईनी, मैं उसी तरीके की बात कर रही थी सर। मैं जारी बात है, अदलिया का काम तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, मतलब आपसे तो नहीं पूछ। वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, उस तरीके की बात कर रही जाएगा पाबंदी के लिए। जी दानियल साहब, फिर आपकी तरफ आती हूँ सर जी। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में जाहिर बात है कानून साजी उनका जो है आईनी किरदार भी है, उनका हक भी है, तो वो ज़रूर करें। लेकिन मैं जो बात आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये बाद में लगता है ख्याल आया, अगर तो हुकूमत प्रोएक्टिव होती, ये नून लीग और ये मामला को दूरअंदेश नज़र से देख रहा होता, तो फिर इनको चाहिए था कि आते साथ ही ये जो मुख्तलिफ किस्म के लूप होल्स थे जिनसे इनको खतरात थे उनको ये रहा, क्योंकि इनको काफ़ी महीनों से पता तो था कि ये चीज़ें जो हैं पक रही हैं और ये केसेस चल रहे हैं और इनमें एक तरफ फैसला हुआ है फिर दूसरी तरफ फैसला हुआ है, तो इनको चाहिए था कि ये प्रियम्प्ट करते सारा कुछ और अपना किरदार अदा करते। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव चाल है, ये जो लॉ पास करना ही करना, पॉलिटिकल इनके पास बयानिया ही कोई नहीं है, वो तो ये बना नहीं सके। देखिए वो तो इंतजामिया इनको बना के नहीं दे सकती, वो कितनी भी कोशिश करें। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक तो आ गए हैं और क्या करें, तो ये एक बिल्कुल लेट गए उनके ऊपर। यहाँ ये एक फैसिशियस मजा ले रहे हैं कि ठीक है ये लड़ाई लड़ते रहे और हम भी अपने पुराने जख्म जो है वो पूरे करते रहे, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के पास पुराने जख्म हैं। तो अब वाला आलम ये चाहते क्या है, लेकिन ये क्लियर है कि पॉलिसी फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे ये मुकम्मल तौर पे जो है ना ये लेट डाउन कर दिए सारी जो भी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत चल सके, वो इनकी तरफ से कोई चीज सामने नहीं आ पा रही। और अल्टीमेटली क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अल्टीमेटली और पहले भी होता रहा है। देखिए नून लीग के पास जब 2 तैयार अक्सरियत थी 97 में, तो इन्होंने FWO को बुला लिया था, यानी फौज के इदारे को बुला लिया था कि आप लाहौर में सड़कें बनाएं क्योंकि हमारे पास कोई हल नहीं है ये ठेकेदारी निज़ाम ठीक करने का। फिर इन्होंने कहा कि फौज आके वापडा भी चला दे, तो 3 साल के लिए फौज ने सारी डिस्कोस चलाई, पूरी वापडा चलाई। अच्छा दानिश साहब, आपके दोस्त एहसन इकबाल साहब ने भी फरमाया है कि PTI जो है वो रियासत पर बराह रास्त हमला आवर है। अब वुज़रा ज़ाहिरी बात है रियासत के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे हैं और एक जमात के ऊपर बैन की बातें भी हो रही हैं कि बैन लग सकता है। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है कि सिर्फ बयानात होंगे या प्रैक्टिकली भी कुछ नजर आएगा? मैं कह रहा हूँ कि देखें, जो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, इनके पास कोई, इनका सारा होमवर्क मैं करता था जिस वक्त ये पूरी एक मतलब इतनी अनबन बन चुकी थी, इतना खरीज बन चुका था, लेकिन उसमें जो मेहनत थी दिन रात की वो मेरी थी, इसलिए मुझे पता है इनके पास ये कैपेसिटी ही नहीं है। तो आप ये देखें ना कि जो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं
तो इनको चाहिए था कि ये पहले तैयारी करते हैं इन सारी चीज़ों की कि हमें कहाँ से खतरात हैं, उनको उनमें कैसे कैसे निपटाना है, क्या क्या करना है। इनको तो पता था कि ये दिन आना है। अब आप देखें लास्ट मिनट पे आके इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी कि जी ट्रिब्यूनल जो है वो रिटायर्ड जज होंगे। तो इनको नहीं पता था ट्रिब्यूनल्स का ये हो रहा है। तो ये जिस वक्त ये पीटीआई कह रही थी कि जी इतने ज्यादा केसेस हैं और ट्रिब्यूनल बहुत कम है, तो ये उस वक्त फैसला कर देते हैं, ना कि जब रिकॉर्ड मंगवा लिया गया तो फिर सब छुपाते फिरे। तो इसी तरह से ये भी फैसला जो कानून साजी का है। तो इस तरह से ये मेरी एक मिनट बात सुन ले, ये इन्होंने रेलवे के लिए भी चलाने मेरा अली भाई मेरा आपसे ये सवाल था जिस पे दानियल साहब जवाब दे रहे हैं ना, मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रही थी, अदलिया का जो किरदार है वो मैं आपसे क्यों पूछूंगी। जी दानियल साहब, मैं आपसे आखिरी बात करने जा रहा हूं, एक मिनट आखिरी बात जी बात करने जा रहा हूं। तो उस वक्त जब टाइम आया एफबीआर को ठीक करने का, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया जी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, यानी पैसे नहीं इन्होंने देने, ये अब पैसे देने का टाइम आ गया इंसानों का। इंसानों यही सारे हैं जिन्होंने पैसे देने, गरीब मेरे जैसे लोग हैं या जैसे अली गौर जैसे लोग हैं, इनको टैक्स नहीं चुकना, ये टैक्स इन्होंने साहिबानों ने देना है, ये जो सारी फौज जफर मौज इकट्ठी की हुई है इन्होंने। और इसलिए ये आप इसको कहते हैं कि जी अब ये भी नहीं चल सका, वो भी नहीं चल सका, अब ये भी नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका, ये करना पड़ना है क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। अच्छा जी, अमीरुल अजीम साहब, पहले तो आप बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ताउन किया कि आपकी बारी कम आई है। अब मैं सिर्फ आपकी तरफ ही बस रहना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम है अभी। एक तो ये मुज़ाकरात के हवाले से अगर आपको कमेंट करना चाहें कि ये जो अभी इमरान खान साहब मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं चाहते, एक इदारे से चाहते हैं और उस इदारे का क्लियर मौक़िफ़ आ गया कि भाई आप सियासी जमात से मुज़ाकरात करें। दूसरी बात है कि क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, आपको क्या लगता है, आपका तजर्बा क्या कहता है? और आप भी जो आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है जो अभी हुकूमत से मुज़ाकरात करी है आप लोगों के धरने के हवाले से जो आपने दिया हुआ है, उसमें मुज़ाकराती जो कमेटी है उसके आप मेंबर भी हैं, उसमें क्या जो लेटेस्ट खबर है वो भी शेयर कर दें। देखिए ये जो हुकूमत वर्सेस इमरान खान, ये ज़ाहिर है एक गुंजल बना हुआ है। ये कुछ बातें होती हैं ज़ुबानी बड़क लगाने वाली, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैठते हैं, चाहे फ़ौज के साथ बैठें या हुकूमत के साथ बैठें। अलबत्ता इस पूरे मामले में ख़ुद फ़ौज को समझना चाहिए कि वो अपने आप को इस सियासत के गन से निकाले, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमेशा एक सांप और सीढ़ी का खेल तैयार करती है। कुछ लोगों को तो फौज तो कह रही है ना कि हमसे बात क्यों करनी है, हमारा तो सियासत से लेना देना नहीं है। मैं वही उसी तरफ वो कह रहे हैं मैंने फौज से बात करनी है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि फौज को इस पूरे तजर्बे से ये साबित हो चुका हुआ है कि जिनको वो सीढ़ी देते हैं, चाहे वो नून को देते हो या पीटीआई को दिए हैं ना जी, सबको मालूम है, बाद में वो उन्हीं के ऊपर गंदगी फैलाते हैं। तो फ़ौज का एक जर्नैल तो अपनी जगह जो भी एक्सटेंशन लेता है या कोई ओहदे पे पहुंचता है, उसके बाद फ़ौज जो है वो पूरे मुल्क के अवाम के अंदर गंदी होती है। तो लिहाजा एक तो फ़ौज को चाहिए कि वो सिर्फ इस बार नहीं हमेशा के लिए इस सियासत के मैदान से जो है वो निकलने की कोशिश। अच्छा, आप जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं, आपके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ पे डेडलॉक आ रहा है? डेडलॉक कहीं नहीं है। पहले मरहले में तो हुकूमत ने बताने की कोशिश की कि हमारे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है और हम सब्सिडी की तरफ जाएंगे। हमने कहा भी सब्सिडी हमारा इशू नहीं है, ये मसला जो है वो बिजली के रेट का है और सब्सिडी कुछ गरीबों के लिए तो आप दे देंगे, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है। सनतें बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हो गई हैं। बात तो उन्हें समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि जी हम एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं, तो हमने कहा आप बनाए, जो मर्जी करें, मशवरा कर लें। फिर उन्होंने कहा जी आप भी कुछ टेक्निकल लोग जो है ना वो शामिल कर दें ताकि गेंद आगे बढ़े, गेम चलती जाए। हमने कहा हमें कोई टेक्निकल बंदों की ज़रूरत नहीं है, हम मौजूद हैं। आप दोबारा अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल कमेटी भी अपनी मदद के लिए आ जाए। ये फिर हमारे दोबारा मुज़ाकरात हो गए, जिसमें उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी करती है वो हमने उसी वक्त चैलेंज कर दी, अपनी चीज़ें जब उनके सामने रख दी, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने हमारी बात तो उसूली तौर पर उस टेक्निकल कमेटी ने मान ली। ठीक है कि लागत बहुत ज़्यादा है, हम ख़त्म कर सकते हैं। IPP के पास जो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं ये भी गलत दिए जाते रहे हैं और आइंदा ये नहीं दिए जाने चाहिए। अब गेंद जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या सिफारिशात लेकर आती है। हमारा ये ख्याल है, आपने इनको बाकी 1300 सीसी गाड़ियों में भी बिठाना है, ज़रूर बिठाना है। नहीं, उसमें हमने उनसे कहा, जब वो ये कहते हैं ना कि जी फिजिकल स्पेस नहीं है, तो हमने ये कहा कि जब आप आवाम पर एक नया टैक्स लगाते हैं तो जितनी आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो उतनी कुर्बानी खुद भी दें। अगर आप आवाम का म्यार जिंदगी बुलंद नहीं कर पा रहे तो अपना म्यार जिंदगी कुछ नीचे कर लें, कहीं तो बराबर आए। ठीक है दानियल साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे। ये 1300 सीसी गाड़ी जो है, 1300 सीसी गाड़ी, बैठ जाएंगे उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात?
बिल्कुल 1300 सीसी गाड़ी, तो आपको पता है टोयोटा करोला भी 1300 सीसी है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। वैसे भी इनके पास टोयोटा करोला है, मैं तो सुंदर शहर को 650 या 800 सीसी कहना चाहिए था, क्योंकि एक ज़माने में जुनेजो दौर में ये बाकायदा सुजुकियों में ले आए थे। ये जो हमारे बहुत आला आला ओहदों पे जिनके बारे में आजकल बहुत खौफ है, वो भी सारे सुजुकियों में जाते थे। ठीक है, मतलब आप 800 से, आपने 1000 सीसी तक भी नहीं, आपने कहा 800 सीसी में बिठा दिया। थोड़ी देर ये पाकिस्तान में हुआ जी, थोड़ी देर पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली हुआ। अच्छा, अली भाई मुस्कुरा रहे हैं, अली गौहर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं जी। देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात है कि अमीरुल अजीम साहब ने जो बात की है, जाहिर है कि हुकूमत से इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन्होंने अपनी तजावीज़ भी रखी हैं, और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा कंसर्न है उनका भी इन मामलात में। अगर इनकी जो तजावीज़ अच्छी हैं वो माननी चाहिए। सिर्फ प्रोग्राम में ये नहीं है कि मुखालफत मैंने को उसके मुखालिफ ही आर्गू करना है। 1300 सीसी वाली तजवीज़ से मैं तो कम अज़ कम एक सियासी कारकुन की हैसियत से इत्तफाक करता हूँ कि ये एक अच्छी है, और मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर ना सोच रही होगी। जाहिर है कि हमें सादगी अपनानी चाहिए। हम जहाँ से पैसा बचा सकते हैं हुकूमत का, वहाँ से ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए। ये लैंड क्रूज़र और प्राडो और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का कल्चर जो है ये ख़त्म होना चाहिए। स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पर तो ये इसका होना नहीं बल्कि नज़र भी आना चाहिए, और इसके लिए मैं भी ज़ाती तौर पर एक मुस्लिम लीग के कारकुन की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर साहब तक रिक्वेस्ट करता हूँ जी। दानिया साहब कुछ कह रहे हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पर हमारे जो इस किस्म की मराहत हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं, और जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास हैं, जिसमें पॉलिटिशियन के पास हैं, जो वज़रा के पास हैं, पार्लियामेंटेरियन के पास हैं, हत्ता के दीगर तमाम इदारों के पास हैं। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का जो है ना वो दोबारा एक रिव्यू होना चाहिए, और उसमें अगर हम उन थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बचत करें तो वो अरबों रुपए में बनती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत इस बारे में संजीदगी से गौर कर रही है, और आपको ये रिफॉर्म होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है जी, आपका लास्ट कमेंट है। मसला ये है कि ये छोटी चीज़ नहीं है। 1.5 लाख गाड़ियाँ तमाम तर हुकूमतों के पास, फिर जो पेट्रोल उनको दिया जाता है ये 100 अरब रुपए महीने के बन जाते हैं। अगर आपने इनकलाबी फैसले करने हैं तो ये तमाम मराहत ख़त्म करें। आप अगर जायज़ा लें कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, जिनकी मईशत बहुत है, वहाँ पता लगता है कि भाई 36 गाड़ियाँ हैं, 86 गाड़ियाँ हैं, 200 गाड़ियाँ हैं। आप कहीं पर भी जाके चेक कर लें तो यूँ लगता है। बेहतरीन बात कर रहे हैं, आई टोटली अग्री जी। दानिया साहब, इज़ इट इवन पॉसिबल, ये पॉसिबल है आपको लगता है? मतलब मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि हुकूमत जो है ये हीले बहानों से काम लेना बंद कर दे और IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी रिविजिट करे। उसकी वजह ये नहीं है कि हुकूमत चाहती है, उसकी वजह ये है कि जो सेकंड रिव्यू हुआ था स्टैंड बाय एग्रीमेंट का IMF के साथ, उसमें IMF ने कहा है कि आप ये IPPs के एग्रीमेंट को रिविजिट करें। तो अब इनको जो है वो जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे आपस में ही हैं, तो ये करना तो नहीं चाहते। जो एडवाइजरी बोर्ड है इस वक्त वज़ीर आज़म साहब का, जितने लोग उसमें बैठे हुए हैं प्रॉब्ली सारों के पास 1-1, 2-2 IPP हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये अपने आप को तो नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते, लेकिन ये इनको करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। चलें, ठीक है जी, वक्त की कमी है, ठीक है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।